वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज बड़ी होती बेटी कविता की ससंदर्भ व्याख्या, उद्देश्य और संक्षिप्त में समीक्षा बताऊंगी। बड़ी होती बेटी यह मदन कश्यप द्वारा रचित कविता है। यह पार्ट 1 होगा और भी पार्ट इसके आएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध समकालीन कवि मदन कश्यप की कविता बड़ी होती बेटी, उनके काव्य संग्रह अभी भी बचे हैं में संकलित है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। समकालीन का क्या अर्थ होता है? तो समकालीन का अर्थ होता है दो समय को लेकर चलते हैं कवि, एक पहले का और एक आधुनिक काल को। यह कविता केवल एक बेटी के बड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते हुए ग्रामीण जीवन, पर्यावरणीय संकट, स्त्री की असुरक्षा, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था और परिवार की बढ़ती चिंता का मार्मिक आख्यान है। कविता में बेटी के शारीरिक और मानसिक विकास के समानांतर उनके आसपास की दुनिया के बदलने का चित्रण किया गया है। जिस समय बेटी जन्म लेती है उस समय प्राकृतिक जल और जीवन से भरपूर है, लेकिन जब वह बड़ी होती है तब तालाब सूख चुके हैं, कुएं का पानी नीचे चला गया है और नदी भी पतली धाराओं में सिमट गई है। इसी के साथ समाज में हिंसा, भय, असुरक्षा भी बढ़ती जाती है। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण तेजी से बढ़ती है। सामाजिक संरचना, ग्रामीण संकट और पर्यावरणीय समस्याओं के बीच यह कविता विकास के उस मॉडल पर भी प्रश्न उठाती है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और मानव की सुरक्षा दोनों का क्षरण दिखाई देता है। कविता का केंद्र बेटी है, लेकिन उसके माध्यम से कवि एक ऐसे समाज की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसमें बेटी का बड़ा होना उत्सव के साथ साथ भय और चिंता का भी कारण बन जाता है। संदर्भ क्या है? तो प्रस्तुत पंक्तियां मदन कश्यप की चर्चित कविता बड़ी होती बेटी से उद्गृत है। यह कविता उनके काव्य संग्रह अभी भी बचे हैं 1999 में संकलित है। कवि ने इस कविता में बेटी के अचानक बड़े होने के साथ साथ उसके जीवन और सामाजिक परिवेश में आए बदलावों को अत्यंत ही संवेदनशीलता से चित्रित किया है। पंक्तियां हैं, अभी पिछले फागुन में उसकी आंखों में कोई रंग न था। पिछले सावन में उसके गीतों में करुणा न थी। अचानक बड़ी हो गई है बेटी, सेमल के पेड़ की तरह हाहा कर बड़ी हो गई है देखते ही देखते। मतलब एक स्त्री के बारे में कहा जा रहा है कि वह अचानक बड़ी हो गई है और उसका बोझ उस समाज, उस परिवार पे आ चुका है। प्रसंग क्या है देखिए। कविता के आरंभ में कवि बेटी के बचपन और उसके तेजी से बड़े होने की प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हैं। पिता को लगता है कि अभी कुछ समय पहले तक बेटी की आंखों में बचपन की निष्कलुषता थी और उसके गीतों में कोई दुख नहीं था, लेकिन देखते ही देखते वह युवावस्था की दहलीज पर पहुंच गई है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि अभी पिछले फागुन तक बेटी की आंखों में कोई विशेष हाव भाव, रंग नहीं था। वह अपने बचपन की सहजता और मासूमियत में जी रही थी। पिछले सावन में उसके गीतों में भी जीवन के दुखों और करुणा की कोई छाया नहीं थी, लेकिन अब अचानक वह बड़ी हो गई है। सेमल के पेड़ की तरह हाहाकर बड़ी हो गई है। सेमल एक पेड़ है जो बहुत ही बड़ा और लंबा होता है। मैं बेटी के तेजी से बढ़ने का बिंब अत्यंत प्रभावशाली है। सेमल का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ने वाला और विशाल वृक्ष है। उसके माध्यम से कवि बताते हैं कि बेटी का बचपन बहुत ही कम समय में समाप्त हो गया और वह अचानक युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। पिता को यह परिवर्तन आश्चर्य और चिंता दोनों से भर देता है। यहाँ बेटी का बड़ा होना केवल उम्र बढ़ना नहीं है, बल्कि उसके सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियां और खतरों का भी प्रारंभ है। विशेष क्या है? फागुन और सावन भारतीय लोक जीवन और ऋतु संवेदना के प्रतीक हैं। सेमल का पेड़ तेजी से बढ़ते हुए यौवन का प्रतीक है। हाहाकर बड़ी हो गई, मैं बेटी के अचानक और तीव्र गति से बड़े होने की अनुभूति को दर्शाया गया है। आरंभ में ही कविता में पिता की चिंता और वात्सल्य दिखाई देता है। बेटी का बड़ा होना आगे आने वाली सामाजिक भय की भूमिका तैयार करता है। पंक्ति है, जब वह जन्मी थी तब कितना पानी होता था, कुएं तालाब में नदी तो हरदम लबालब भरी रहती थी। भादों में कैसी झड़ी लगती थी, वैसे ही एक रात में पैदा हुई थी। ऐसी झपसी थी कि एक पल के लिए भी लड़ी नहीं टूट रही थी। झपसी अर्थात अचानक लगातार पड़ने वाली बारिश को बोला जाता है, जो धीमे धीमे पड़ती रहती है। प्रसंग है, कवि बेटी के जन्म के समय के प्राकृतिक परिवेश को याद करते हैं, प्राकृतिक का वर्णन करते हैं। उस समय गांव में जल की प्रचुरता थी और प्राकृतिक जीवन से भरी हुई थी। कवि बेटी के जन्म को वर्षा और प्राकृतिक की समृद्धि से जोड़ते हैं। व्याख्या, कवि स्मरण करते हैं कि जब बेटी का जन्म हुआ था तब गांव के कुएं और तालाब में पानी भरे हुए थे, नदी में भी पर्याप्त जल था और भादों के महीने में लगातार वर्षा होती थी। जिस रात बेटी का जन्म हुआ उसी रात भी इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वर्षा की धार एक क्षण के लिए भी टूट नहीं रही थी, अर्थात लगातार बारिश होते जा रही थी, लड़ी नहीं टूट रही थी। मैं वर्षा की निरंतरता को मोतियों की माला की तरह देखा गया है।
यहाँ बेटी का जन्म और प्रकृति की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बेटी का जन्म उस समय होता है जब प्राकृतिक भी पूर्णता और जीवन से भरी हुई थी। यह चित्र आगे आने वाली पर्यावरणीय विनाश के साथ एक गहरा विरोधाभास उत्पन्न करता है। विशेष से वर्षा और जल समृद्धि का सुंदर चित्रण है। बेटी का जन्म प्राकृतिक की उर्वरता और समृद्धि से जुड़ा है। वर्षा की लड़ी एक सुंदर बिंब है। समृद्धि और वर्तमान के बीच विरोधाभास की भूमिका तैयार होती है। ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक परिवेश का जीवंत चित्रण को दर्शाया गया है। पंक्ति है, अब बड़ी हुई बेटी, तब तक सूख चुके हैं सारे तालाब, गहरे तल में चला गया है कुएं का पानी, नदी हो गई है बेगानी, कास और सरकंडों के जंगल में कहीं कहीं बहती दिखती है पतली पतली धाराएं। प्रसंग क्या है? कवि बेटी के जन्म के समय उसके बड़े होने के समय के बीच हुए पर्यावरणीय परिवर्तन को दर्शाते हैं। जब बेटी बचपन में युवा अवस्था अर्थात बचपन की अवस्था में थी तो तालाब, नदी, वर्षा सब हो रही थी, हरे भरे पर्यावरण हरे भरे थे। और अब जब बेटी बड़ी हो गई है तो क्या हुआ? तालाब, कुएं सब पानी सूख चुके हैं। जंगल भी क्या हुई है? जंगल भी सूखी हो चुकी है, बेगानी सी हो चुकी है, जो अब क्या है, कहीं कहीं पतली सी सिर्फ धाराएं दिखाई देती है। व्याख्या क्या है? व्याख्या है, जब बेटी बड़ी होती है तब तक उसके आसपास की प्राकृतिक दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। गांव के सारे तालाब जो है वो सूख चुके हैं। कुएं का पानी धरती के गहराई में चला गया है और कभी जीवनदायिनी रही नदियां भी अब जैसे मनुष्य से बेगानी हो गई है। नदी के किनारे कांस और सरकंडे उग गए हैं और कभी भरपूर बहने वाली नदी अब केवल कहीं कहीं पतली धाराओं के रूप में दिखाई दे रही है। यह दृश्य केवल जल संकट का चित्रण नहीं है बल्कि पूरे ग्रामीण जीवन के क्षरण का संकेत करता है। बेटी के बड़े होने के साथ साथ प्राकृतिक भी सूखती जा रही है। इस प्रकार कवि बेटी के जीवन और पर्यावरण के संकट को समानांतर रूप में प्रस्तुत करते हैं। विशेष क्या है? जल संकट और पर्यावरण विनाश का मार्मिक चित्रण है। बेटी का विकास और प्राकृतिक का क्षरण एक दिखाया गया है। नदी हो गई है बेगानी में मानवीकरण है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का संकेत है। 1990 के दशक में उभरते पर्यावरणीय संकट की पृष्ठभूमि से जुड़ी महत्वपूर्ण अंश है। पंक्ति है, पलके झुकाकर सपनों को छोटा करो मेरी बेटी, नींद को छोटा करो, देर से सूतो पर देर तक न सूतो, होठों से बाहर ना आए हंसी, आंखों तक पहुंच ना पाए कोई खुशी, कलेजे में दबा रहे दुख, भूख और विचारों को मारना सीखो, अपने को अपने ही भीतर गाड़ना सीखो। प्रसंग क्या है? यहाँ कवि बेटी को दी जाने वाली उन कठोर सामाजिक हिदायतों को सामने रखते हैं जो वास्तव में उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व और सपनों को दबाने वाली है। मतलब एक बेटी के लिए क्या क्या सामाजिक बेड़ियां लगाई जाती है। उन्हें हंसना नहीं है, उन्हें देर तक नहीं सोना है, उन्हें सबको खिलाने के बाद खाना है। यह सब जो सामाजिक बेड़ियां है एक स्त्री पे लगाई जाती है, एक बेटी पे लगाई जाती है। वास्तव में यह उनके जो व्यक्तित्व है, उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना जो सपना है, वो सबको दबा देती है, उन सबको नष्ट कर देती है और वह इस समाज में खुल के जी नहीं पाती है। व्याख्या क्या है? बेटी के बड़े होते ही समाज और परिवार उसे सावधान रहने की शिक्षा देने लगती है। उससे कहा जाता है कि वह अपनी आंखें झुका कर रखे, अर्थात वह किसी से आंखें ना मिलाए, बड़े सपने ना देखे। उसे दबाया जाता है, कम सोए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखे। मतलब वो डिमांड ना करे कि मुझे ये करना है, वो करना, अपने जो इच्छा है उसे सीमित दायरा में रखे। उसे खुलकर हंसने और प्रसन्न होने तक की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उसे अपने दुख को भीतर दबाने और अपनी भूख तथा विचारों को मारना सीखने की सलाह दी जाती है। सबसे मार्मिक बात यह है कि उसे अपने ही भीतर गाड़ना सिखाया जाता है। इसका अर्थ है कि लड़की को अपने व्यक्तित्व, इच्छाओं, स्वतंत्र विचारों और सपनों को स्वयं ही दबाना पड़े। यहाँ कवि पितृसत्तात्मक समाज की उस मानसिकता पर तीखा व्यंग करता है जिसमें बेटी की सुरक्षा के नाम पर उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। यह हिदायतें ऊपर से कोमल लगती है लेकिन उसके भीतर सामाजिक क्रूरता छिपी हुई होती है। विशेष क्या है? कविता का अत्यंत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक अंश है। सपनों को छोटा करो स्त्री की आकांक्षाओं को सीमित करने का प्रतीक है। अपनी को अपने ही भीतर गाड़ना आत्मदमन का अत्यंत ही प्रभावशाली बिंब है। कोमल भाषा में कठोर सामाजिक यथार्थ व्यक्त हुआ है। स्त्री विमर्श और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना की गई है। कोमल कोमल शब्दों में जारी होती रही क्रूर हिदायतें, फिर भी बड़ी हो गई बेटी, बड़े हो गए उसके सपने। प्रसंग है, कवि पिछले अंश में दी गई सामाजिक हिदायतों का परिणाम बताते हुए बेटी के भीतर मौजूद जीवन ऊर्जा और स्वप्नशीलता को सामने रखते हैं। व्याख्या क्या है? बेटी को परिवार और समाज द्वारा बहुत प्यार और कोमलता से ऐसी बातें समझाई जाती है जिसका वास्तविक उद्देश्य उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना होता है। इन हिदायतों की भाषा भले ही कोमल है लेकिन उसका स्वरूप जो है वो क्रूर है, क्योंकि वे बेटी के सपनों और इच्छाओं को दबाने का प्रयास करती है।
इसके बावजूद भी बेटी केवल उम्र से ही बड़ी नहीं होती है, बल्कि उसके सपने भी बड़े होते जाते हैं। यह पंक्ति कविता में प्रतिरोध और आशा का स्वर उत्पन्न करती है। समाज जितना उसे सीमित करने का प्रयास करता है, उसके भीतर जीवन और स्वतंत्रता की आकांक्षा उतनी ही मजबूत होती जाती है। विशेष क्या है, कोमल कोमल शब्द और क्रूर हितायतें में विरोधाभास है। बेटी के सपने स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिरोध के प्रतीक हैं। कविता का यह अंश निराशा के बीच आशा पैदा करता है, स्त्री की स्वाभाविक स्वतंत्रता चेतना को रेखांकित करता है। भाग 2 है। प्रथम स्तंभ है, बड़ी हो रही है बेटी, बड़ा हो रहा है उसका एकांत। प्रसंग क्या है, कवि बेटी के शारीरिक विकास के उस विकास, जो शारीरिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ उसके मानसिक और सामाजिक अकेलेपन की ओर संकेत करता है कि उसका शारीरिक तो विकास हो रहा है, लेकिन वह मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या हो रही है, वो अकेला हो रही है, अकेलेपन का शिकार हो रही है। व्याख्या क्या है, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे उसका अकेलापन भी बढ़ता जा रहा है। बचपन में जो स्वतंत्रता और सहजता उसे प्राप्त थी, वह अब कम होती जा रही है। समाज की पाबंदियां, भय और असुरक्षा उसे अपने ही भीतर सीमित होने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ एकांत केवल अकेले रहने का अर्थ नहीं रहता है, बल्कि उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें लड़की अपने मन की बात स्वतंत्र रूप से कह नहीं सकती है। विशेष क्या है, देखिए, बेटी और एकांत का समानांतर विकास स्त्री के मानसिक अकेलेपन का चित्रण है, सामाजिक प्रतिबंधों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का संकेत है। पंक्ति है, वह चाहती है अब भी चिड़ियों से बतियाना, फूलों से उलझना, पेड़ों से पीठ टिकाकर सुस्ताना, पर सब कुछ बदल चुका है मानो। प्रसंग क्या है, कवि बेटी के भीतर जीवित बचपन और उसके बदलते बाहरी संसार के बीच का विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या है, बेटी के भीतर अभी भी बचपन की सहज इच्छाएं जीवित है। वह पंछियों से बातें करना चाहती है, फूलों के साथ खेलना चाहती है और पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करना चाहती है, लेकिन अब उसका संसार बदल चुका है। प्रकृति पहले जैसे सुरक्षित और सुंदर नहीं रही है और सामाजिक परिस्थितियां भी उसके लिए भय उत्पन्न करने लगी है। इस प्रकार बेटी की स्वाभाविक स्वतंत्रता और बदलते हुए असुरक्षित संसार के बीच संघर्ष दिखाई देता है। विशेष क्या है, प्रकृति के साथ बेटी का आत्मीय संबंध है, बचपन की सहजता और वर्तमान के भय का विरोधाभास है। प्राकृतिक जहाँ स्वतंत्र और सुरक्षा का प्रतीक है, कम होने लगी है चिड़ियों के कलरों की मिठास, चुभने लगे हैं फूलों के तेज रंग, डराने लगी है दरख्तों की काली छायाएं। प्रसंग क्या है, कवि यहाँ बेटी की बदलती मानसिक स्थिति और उसके आसपास के भयावह वातावरण का चित्रण करते हैं। व्याख्या है, जो चिड़ियों की आवाज़ पहले बेटी को मधुर लगती थी, अब उनमें भी उसे पहले जैसी खुशी नहीं मिलती है। फूलों में चमकीले रंग भी अब उसे आकर्षित करने के बजाय चुभने लगे हैं और पेड़ों की छाया जो पहले शीतलता और सुरक्षा देती थी, अब उसे डराने लगी है। इसका कारण केवल प्राकृतिक में बदलाव नहीं, बल्कि बेटी के बदलती चेतना और समाज में बढ़ता भय है। उसकी दृष्टि में अब संसार की सुंदर वस्तुएं भी असुरक्षा और खतरे का संकेत देने लगी है। विशेष क्या है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का सुंदर चित्रण है। प्रकृति के बिंबों के माध्यम से भय का निर्माण है। चिड़िया, फूल और पेड़ क्रमशः स्वतंत्रता, सौंदर्य और सुरक्षा के प्रतीक है। वातावरण के बदलने के साथ मन स्थिति के बदलने का सामंजस्य है। बड़ी हो रही है बेटी, बड़े हो रहे हैं भेड़िए, बड़े हो रहे हैं सियार। प्रसंग क्या है, कभी बेटी के बढ़ते यौवन के साथ समाज में मौजूद हिंसक और शोषक शक्तियों के बढ़ते खतरे को भी सामने रखते हैं। व्याख्या क्या है, बेटी के बड़े होने के साथ साथ उसके सामने खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ भेड़िया और सियार वास्तविक पशु नहीं, बल्कि उस हिंसक, वासनापूर्ण और शोषक मानसिकता वाले लोगों के प्रतीक हैं जिससे स्त्रियों को खतरा रहता है। बेटी का यौवन समाज की विकृत पुरुष मानसिकता के लिए खतरे का कारण बन जाता है, इसलिए बेटी के माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है। यह पंक्ति स्त्री की असुरक्षा और समाज में व्याप्त हिंसक प्रवृत्तियों पर तीखा प्रहार करती है। आप लोग देख सकते हैं कि आज भी समाज में बेटी सुरक्षित नहीं है। उन पे कितने बुरे हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग उनका बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं उनके साथ। यह कविता आज के जो परिवेश है उसके लिए भी सार्थक है। आज भी यह कविता प्रासंगिक है। विशेष क्या है, भेड़िए और सियार हिंसक एवं शोषक पुरुष मानसिकता के प्रतीक है। स्त्री असुरक्षा का सशक्त चित्रण अत्यंत संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली अभिव्यक्ति है। कविता के केंद्रीय तनाव को तीव्र करती है। माँ की करुणा के भीतर फूट रही है बेचैनी, पिता की चट्टानी छाती में दिखने लगे हैं दरकने के निशान, बड़ी हो रही है बेटी। प्रसंग क्या है, कवि अब बेटी के बढ़ते यौवन का उसके माता पिता पर पड़ने वाले प्रभाव दिखाते हैं।
व्याख्या है, बेटी के बड़े होने के साथ ही माँ के मन में करुणा और चिंता दोनों बढ़ रही है। माँ बेटी के संभावित दुख और खतरों को महसूस कर रही है। दूसरी ओर पिता, जो बाहर से मजबूत और कठोर दिखाई देते हैं, भीतर से टूटने लगे हैं। चट्टानी छाती में धड़कने के निशान पिता की उस मानसिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें बेटी की सुरक्षा को लेकर उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है। वह समाज की हिंसक शक्तियों के सामने स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है। यहाँ बेटी का बड़ा होना माता पिता के लिए केवल खुशी नहीं बल्कि गहरी चिंता का कारण बन गया है। विशेष क्या है, माता पिता की वात्सल्य और चिंता का मार्मिक चित्रण है। चट्टानी छाती पिता की गहरी दृढ़ता का प्रतीक है। धड़कने के निशान भीतर की चिंता और असहाय का प्रतीक है। कविता का भावनात्मक तनाव चरम पर पहुंचता है। तो यह थी मित्रों बड़ी होती बेटी कविता की ससुंदर व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता की व्याख्या पसंद आए। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।